अब हमारे चैप्टर का नाम है, एक नया चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस तो कंफर्म पूछेंगे ही पूछेंगे। आया समझ? अब जो इस बार एसआई का सिलेबस है उसमें भी थ्योरी ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी या थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ लिख के है मैथमेटिकल एबिलिटीज में। इट मींस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हमें 5 टाइप्स ऑफ अलग अलग क्वेश्चंस पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो किस चीज को प्रोबेबिलिटी बोलोगे? तो बस इसकी डेफिनेशन में इतना ही लिखोगे आप। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज को कहोगे? चांसेस ऑफ ऑकरेंस। जैसे बर्फ पड़ेगी कल, उसके क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%, 60%, 100%। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है। कितने चांसेस है किसी भी चीज के होने के, उसी चीज को क्या बोलते हैं? अब मैं कह रहा हूं हमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहां पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहां हमें पढ़ना है वो बेस्ड ऑन कॉइन्स होता है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। फिर थोड़े से टफ क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? 2 कॉइन्स को टॉस किया, दोनों बार हेड आना चाहिए। 3 कॉइन को टॉस किया, तीनों बार टेल आना चाहिए। 3 कॉइन को टॉस किया, कम से कम एक टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, उसका क्या आंसर मिलेगा? तो इस कॉइन पे क्वेश्चंस पूछेंगे। 1 कॉइन पे तो बहुत कम क्वेश्चंस पूछेंगे, यूजुअली 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझ आया? 5 कॉइन्स को टॉस किया, 5 बार टेल आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 कॉइन्स को टॉस किया, कम से कम एक टेल होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ऐसे क्वेश्चंस कहां पूछेंगे हमारे? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स पे। तो कॉइन्स के बाद दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं डाइसेस। डाइस कौन सा डाइस हुआ? साम सीढ़ी वाला। उस साम सीढ़ी वाले डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 लिख के 1 डॉट 2 डॉट, ऐसा ही है ना। क्वेश्चन बोलेगा एक डाइस को रोल किया, 5 आना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 डाइसेस को रोल किया, अब जब 2 डाइसेस को रोल करेंगे तो दोनों पे नंबर आएगा ना कुछ। क्वेश्चन बोलेगा 2 डाइसेस को रोल किया, उन दोनों पे जो नंबर आया उनका सम होना चाहिए 5। कुछ समझ आया? फिर 3 डाइसेस पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कार्ड्स। कार्ड्स पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? कौन से कार्ड? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मैंने पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकाला, वो क्वीन होनी चाहिए। मैंने 2 कार्ड्स बाहर निकाले, दोनों कार्ड्स किंग होने चाहिए। एक पैक में से 3 कार्ड्स को बाहर निकाला, तीनों क्वींस होनी चाहिए। आई बात समझ? ठीक है। 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहां पूछा जाता है उसको कहते हैं बॉल एंड बैग प्रॉब्लम। अब बॉल एंड बैग प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? एक बैग में 3 रेड कलर की बॉल्स थी और 4 ग्रीन कलर की बॉल्स थी। मैंने रैंडमली एक बॉल उठाई, वो ग्रीन होनी चाहिए। बैग में से एक बॉल रैंडमली उठाई, वो ब्लू होनी चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा। या 2 बॉल्स को उठाया, दोनों ब्लैक होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। कितने टाइप्स हो गए? फिर 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें हल्की सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी की। आई बात समझ? लेकिन अगर एग्जाम में हमारे एसएससी या एसएसबी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम टाइम्स इन 4 से ही पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन पे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमने अभी तक क्या कहा? बहुत सिंपल कह रहा हूं। चैप्टर का क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी। और अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। पीछे एफए का एग्जाम हुआ था, याद है? ठीक है, वहां प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में भी था और प्रोबेबिलिटी मैथ में भी था, और 4 क्वेश्चंस पूछे थे उस एग्जाम में। ऐसे ही ऑलमोस्ट हर किसी एग्जाम में 1 2 2 3 क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही पूछेंगे इस चैप्टर से। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए अगर किसी का मैथ कुछ भी ना हो ना, वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा, क्योंकि इसमें सबसे कम मैथ्स यूज होता है। एक थ्योरेटिकल सब टॉपिक है ये, और बहुत कम मैथ यूज हो जाएगा। तो जिस बच्चे का मैथ कमजोर भी है ना, वो भी इस चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ लेगा। इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांसेस ऑफ ऑकरेंस का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। कॉइन्स पे क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली 2 या 3 कॉइन्स पे क्वेश्चन होगा, कभी कभी 7 8 कॉइन्स पे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होंगे?
डाइस पे 1 डाइस 2 डाइस या 3 डाइस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, पूरे पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकाला वो ब्लैक होना चाहिए, एक कार्ड बाहर निकाला वो किंग होना चाहिए, 2 कार्ड्स बाहर निकाले दोनों किंग होने चाहिए, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां पूछते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा होता है, बॉल एंड बैग प्रॉब्लम में वो वही से इंफॉर्मेशन देगा कि एक बैग में 3 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल्स थी, तो बैग में कौन कौन सी बॉल थी वो गिवन होता है। क्वेश्चन बोलेगा एक बॉल उठाई वो ब्लैक होनी चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 बॉल्स उठाई, एक ब्लैक एक व्हाइट होनी चाहिए, 2 बॉल्स उठाई दोनों व्हाइट होनी चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछते हैं। लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी सी फॉर्मूलाज आ जाएंगी, वो हम याद रखेंगे। तो एक लंबा सा चैप्टर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस बच्चे का मैथ कमजोर है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान बनेगा, क्योंकि इसमें मैथ बहुत कम यूज हो जाएगा। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, लिखो। कुछ समझ आया क्या पढ़ना है हमें? तो एक एक करके हमें ये 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। लिखो, फर्स्ट टर्म जिसको बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। तो पहली टर्म कौन सी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में अगर 20 मार्क्स होते हैं ना मैथ्स के, 4-5 यही से आते हैं, ठीक है। अब 4-5 उम्मीद नहीं रखना, लेकिन कम से कम 1-2 तो आएंगे ही आएंगे। तो क्या लिखा सबसे पहले, क्या होता है एक्सपेरिमेंट, वैसे किया है कभी? टेस्ट करना लैब में, जैसे स्कूल में किया था, उसी को एक्सपेरिमेंट बोला था। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बैठे थे ऐसे ही कुछ, ऐसे ही रैंडमली कुछ ऐसे ही कर दिया, उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट किस चीज को, कुछ एक्सपीरियंस गेन करना, उसी को एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा। और कुछ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे आप स्कूल में जब एक्सपेरिमेंट करते थे ना, वो तो गलत ही करते थे क्योंकि वहां इक्विपमेंट कम होते थे, लेकिन प्रैक्टिकल बनाते थे फिर फाइल, उसमें एक शीट सफेद होता था पूरा, दूसरा लाइन वाला, उस लाइन वाले में क्या लिखते थे, प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट का नाम, एक्सपेरिमेंट नंबर, लास्ट में क्या लिखते थे, ऑब्जर्वेशन तो ऊपर, लास्ट में कंक्लूजन या क्या लिखते थे, रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंट वो काम होता है जो क्या देगा, रिजल्ट। तो कोई भी काम जो रिजल्ट देगा उस चीज को क्या बोलेंगे, लिखो इसकी डेफिनेशन एक लाइन में, एन ऑपरेशन, एन ऑपरेशन कौन सा, हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन काम है, एन ऑपरेशन विच गिव्स, एन ऑपरेशन विच गिव्स सम well-defined outcome, which gives some well-defined outcome or result। एक ऐसा काम जो एक अच्छा खासा well-defined outcome देगा, मतलब ऐसा कोई काम करूंगा और वहां से कुछ रिजल्ट आएगा, वो बोलने के लायक होगा। अब ये सारे वो काम है जो मुझे रिजल्ट देंगे। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, वो हवा में गायब हो जाएगी, वो नीचे आएगी, फिर वो ऐसे रहेगी कि हेड या टेल आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कॉइन को टॉस किया, कुछ आएगा, रिजल्ट आएगा। डाइस को रोल करेंगे तो ऊपर कुछ नंबर दिखेगा, पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड बाहर निकालेंगे तो वो कुछ बोलने के लायक होगा, ठीक है। ऐसे ही बैग में से एक बॉल उठाई, ये काम है ना, अगर मैंने बैग में से एक बॉल उठाई, वो कुछ ना कुछ होगी, वो कुछ ना कुछ होगी, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एक वेल डिफाइंड आउटकम होता है। आया समझ? तो सिंपल है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस 2-3 है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट अब क्या हुआ, कोई भी काम जो रिजल्ट देगा, कुछ बात समझ आई। सेकंड होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब नाम पे नहीं जाना, इसलिए ध्यान से देख लेना। तो पहली चीज को क्या बोला, पहली टर्म क्या थी, एक्सपेरिमेंट क्या था, जो एक रिजल्ट देगा। सेकंड चीज क्या हुआ, रैंडम का मतलब क्या होता है, लफ्जी मतलब ऐसे ही, लेकिन यहां ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब रैंडमली एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि ये एक्सपेरिमेंट है ना, तो मतलब एक ऐसा काम जो क्या देगा, रिजल्ट,
ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब पहले एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये एक ऐसा काम होता है जो क्या देगा, रिजल्ट। रैंडम एक्सपेरिमेंट तब हम कहेंगे एक एक्सपेरिमेंट को जब मुझे पहले ही पता है कि क्या क्या आ सकता है। कुछ समझ आया? जैसे मैं कॉइन को टॉस करूंगा, कुछ ना कुछ आएगा। अगर कुछ ना कुछ आएगा तो एक्सपेरिमेंट है। क्या आएगा वो तो पहले ही पता है। क्या आ सकता है आपको, वो रिजल्ट्स पहले ही पता है ना। अगर रिजल्ट्स पहले ही पता है, उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाएगा? लिखो इसकी डेफिनेशन, एन एक्सपेरिमेंट। अब मैं एन ऑपरेशन नहीं लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा? एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? जो रिजल्ट देगा। लिखो एन कॉमा इन विच एन एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes are already known, पहले ही पता है। in which all possible outcomes are already known। अब मुझे बताओ, अगर मैं डाइस लूं, डाइस को रोल कर रहा हूं, क्या आएगा? ये तो पहले ही पता है ना क्या क्या आ सकता है। एग्जैक्टली कौन आएगा वो कंफर्म, लेकिन रिजल्ट मुझे पहले से पता है क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही मैंने एक कॉइन को टॉस किया, क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन क्या क्या आ सकता है वो पहले से पता है। क्या आ सकता है? हेड या टेल। तो हमने क्या लिखा? एक्सपेरिमेंट का मतलब वो काम जो रिजल्ट देगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब वो काम जो रिजल्ट देगा, लेकिन क्या क्या देगा वो पहले से पता होती है। बट लिखो आगे, but the exact outcome cannot be predicted in advance। हम एडवांस में एग्जैक्ट आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ समझ आया? कंफ्यूजन? तो कितनी चीजें हुई? तो दो टर्म्स हमने पढ़ी। फर्स्ट क्या था? एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा काम करना जो रिजल्ट देगा। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा काम जो रिजल्ट देगा। क्या क्या दे सकता है वो मुझे पहले से पता है। एग्जैक्टली क्या आएगा वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? जैसे अब मैं कहूंगा, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ सकता है? हेड या टेल। ऐसा ही है। मैंने एक डाइस को रोल किया, रिजल्ट क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करूं, अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस करूं, रिजल्ट क्या आ सकता है? तो एक पे हेड, एक पे टेल। हेड, दोनों पे हेड, या फिर एक पे हेड एक पे टेल, या टेल हेड, या फिर और कुछ हो सकता है, और कुछ हो सकता। ठीक है। तो ये मुझे पहले से पता है क्या हो सकता है। अब मैंने एक डाइस को रोल किया, रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि क्या क्या आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 में कुछ ना कुछ आएगा। कौन आएगा वो कंफर्म, लेकिन क्या क्या आएगा वो मुझे पहले से पता है। ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब क्या क्या आ सकता है यहां? ऑल पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता है ना। तो किसी भी काम के अगर मुझे पॉसिबल आउटकम्स पता है, उन सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में रखेंगे। उस सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। लिखो नेक्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म कौन सी आई? सैंपल स्पेस। अब इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे, पहले ऐसे लिखो। हाँ, सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे। अब लिखो इसकी डेफिनेशन में, इट इज, ये क्या है? सैंपल स्पेस क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सारे पॉसिबल आउटकम्स को क्या रखो? एक सेट में। उस सेट को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। ठीक है। अब जो हमने अभी एग्जांपल्स ली थी, इन्हीं को समझते हैं। अब मैंने एक कॉइन को जब टॉस किया, हम कहेंगे एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल। एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। और दो कॉइन्स का क्या होगा?
आई बात समझ? तो नीचे ऐसे लिखो। फिलहाल समझ आ क्या हुआ? तो यहां लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, इन टॉसिंग ए कॉइन। अब मैंने किसको टॉस किया? एक कॉइन को। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? हेड या, उसको एक सेट में रखो। सेट मतलब ऐसे रखना। बात समझ आई? इस सेट को क्या बोला जाएगा? सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन। ठीक है, ऐसे ही मैं कहूंगा इन टॉसिंग टू कॉइन्स। अब अगर मैंने क्या किया? दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया। अगर मैंने दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, यहां का सीक्वेंस याद रखना कैसे चलता है। पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे, और पहले पे टेल, दूसरे पे भी। तो ये चार रिजल्ट्स है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं और एक एग्जांपल लूं तो मैं कहूंगा इन रोलिंग ए डाइस। अगर मैंने एक डाइस को रोल किया, अगर हम एक डाइस को रोल करेंगे, सैंपल स्पेस हमारा बनेगा कितना? 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा ही है। तो सैंपल स्पेस किसको कहेंगे हम? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब यहां एक नई चीज है जो हम याद रखेंगे। तो हमें समझ आया सैंपल स्पेस का मतलब क्या है। जब हम काम कर रहे हैं, जैसे कॉइन को टॉस किया या डाइस को रोल किया, ठीक है, काम करने से रिजल्ट मिलेगा। अगर रिजल्ट मिला, एक्सपेरिमेंट है। क्या क्या रिजल्ट आ सकता है अगर वो पहले से पता है, तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो सारे पॉसिबल आउटकम्स को एक सेट में रखेंगे, उस सेट को क्या बोलेंगे? तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन यहां से और एक छोटी सी कहानी मिलती है। वो कहानी ये होती है, अब बताओ इस सेट में कितने बंदे आए? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, n ऑफ s इज इक्वल टू 2। इस सेट में मुझे बताओ कितने रिजल्ट्स आए? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ s इज इक्वल टू 4। और इस सेट में कितने बंदे आए टोटल? 6। तो 6 रिजल्ट्स है, इसलिए n ऑफ s इज इक्वल टू 6। तो n ऑफ s का मतलब क्या है? नंबर ऑफ सेट्स नहीं, सेट तो एक ही है। तो n ऑफ s का मतलब है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स थे? 2। तो n ऑफ s का मतलब होता है सेट में अगर सारे पॉसिबल, यहां सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को क्या बोलेंगे? n ऑफ s। बात समझ आई? तो बहुत सिंपली हमें यह समझना है कि n ऑफ s का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने बंदे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n ऑफ s से। समझ आया? तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? n ऑफ s से। शाबाश, लिखो इतना फिलहाल। बस ये बेसिक है और ये इसमें मजा है इस चैप्टर में। सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, समझ भी आ जाएगा और मैथ से डरने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मैथ बहुत कम है। आया समझ इतना? कहां पहुंचे? सैंपल स्पेस पे। क्या होता है अब सैंपल स्पेस? जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको एक सेट में रखो, उस सेट को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। ठीक है, ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब एग्जैक्टली क्या आएगा उस चीज को क्या बोलते हैं? इवेंट। लिखो फोर्थ टर्म जिसको बोला जाता है इवेंट। और सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट किया था, इवेंट को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आई? इवेंट। लिखो इवेंट क्या होता है? इट इज द exact outcome. It is the exact outcome. शाबाश, क्या लिखा? इवेंट क्या होता है? इट इज दी। शाबाश, ये इट इज द एग्जैक्ट आउटकम हमारे लिए डेफिनेशन है। बात समझ आई? समझने के लिए डेफिनेशन है, वरना इसकी असली डेफिनेशन अब लिखो। लिखो, इट इज एनी, it is any subset of sample space. It is any subset of
सैंपल स्पेस। अब दोनों चीजों को समझो, ये अनऑफिशियल डेफिनेशन है, ये सही डेफिनेशन है, लेकिन दोनों को समझो अब ध्यान से। अब मैं जो कह रहा हूं ना वो सुनो ध्यान से। अगर मैं डाइस की एग्जांपल लूं, डाइस की, अगर मैंने एक डाइस को रोल किया, क्या क्या आ सकता है? आएगा 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ भी। आई बात समझ? तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया? एस से। तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6। आएगा क्या? जो एग्जैक्टली आएगा वही हमारा क्या होता है? इवेंट। क्वेश्चन कहेगा आएगा 1, ये 1 आया कहां से? इनमें से ही ये कोई कोई होगा। आना चाहिए 2, क्या 7 आ सकता है? रीजन क्या दोगे? हम रीजन यही देंगे, इट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। का मतलब ये है इवेंट अगर निकलेगा तो सैंपल स्पेस में से निकलेगा। अगर मैं एक डाइस को रोल करूं, 7 आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? हम रीजन यही देंगे, जो भी आएगा इनमें से ही आएगा, तो इनमें से कुछ यहां जाएगा, तो 7 आ सकता है? नहीं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन बोलेगा मैंने एक डाइस को रोल किया, आना क्या चाहिए? इवन, या आया क्या है? इवन। इनमें से इवन कौन कौन है? तो हम कहेंगे चलेगा 2 भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है, और 8 भी तो इवन है, वो चलेगा नहीं। इसलिए हम याद रखेंगे, जब भी इवेंट वाला सेट बनाएंगे, कहां से देख के बनाओगे? जो जो सैंपल स्पेस में से है उनमें से या तो एक या तो कुछ आएंगे, लेकिन इनसे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। इवेंट का मतलब क्या है? जो एग्जैक्टली आएगा, और जो भी आएगा वो कहां से निकल के आएगा? सैंपल स्पेस में से। इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब जो हमने यहां एग्जांपल्स लिखी थी ना, इन्हीं की एग्जांपल्स हम यहां पे भी बनाएंगे। लिखो अब आगे इवेंट की एग्जांपल्स लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लिखो फर्स्ट गेटिंग, फॉर एग्जांपल गेटिंग अ हेड। मुझे क्या चाहिए? हेड। गेटिंग ए हेड, कॉमा व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। अब जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना। तो हुआ क्या है? गेटिंग ए हेड। मुझे क्या चाहिए? हमें चाहिए हेड। कब? जब एक कॉइन को, अब बताओ एक कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड या टेल। क्या इनमें से कोई हेड है? है। तो इवेंट में आएगा कौन? ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो इवेंट में चलेगा एक। बात समझ आई? तो कभी कभी इवेंट में सैंपल स्पेस में से एक ही चलता है। अब सेकंड एग्जांपल लेंगे, गेटिंग एन इवन नंबर। अब हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। व्हेन ए डाइस इज रोल्ड। अब मैंने एक डाइस को रोल किया, नंबर एक ही मिलेगा, लेकिन इसको क्या चाहिए? इवन। बताओ एक डाइस को रोल करने से सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन ने कहा आना चाहिए इवन। इनमें से इवन कौन कौन है? जो जो इवन है वो आ सकते हैं। ये इवन है ना? ये है, हाँ। और कौन है? और कौन है? 8 चलेगा, 10 चलेगा? 10 भी तो इवन था। डेफिनेशन क्या है? इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस में से उठ के आएगा, इसलिए यहां कितने चले? 3। अब जैसे हमने पीछे देखा था, यहां से एन ऑफ एस कितना आया? 2। एन ऑफ एस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस वाले सेट में कितनी चीजें हैं। सेम यहां पे, यहां का एन ऑफ एस कितना है? 6। ऐसे ही हम कहेंगे यहां का एन ऑफ ई क्या आया? अब 1। और इसमें एन ऑफ ई कितना आया? तो एन ऑफ ई वेरी कर सकता है, आएगा एक ही, लेकिन कंडीशन में एक से ज्यादा भी चल सकते हैं। कुछ समझ आया? तो हम ये कहेंगे इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बात समझ आई? क्योंकि वो सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट हो सकता है, इसलिए जब भी इवेंट बनाएंगे कहां से देख के बनाओगे? सैंपल स्पेस को देख के हमें इवेंट बनाना पड़ेगा। अब यहां से दो चीजें कंफर्म हुई। एक एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब क्या है? सैंपल स्पेस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है। एन ऑफ ई का मतलब क्या है? इवेंट वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है। समझ आया? अब लास्ट वाला एक छोटा सा पॉइंट लिखा, इतना लिखो, इतना लिखा, ठीक है? लिखो आराम से। लास्ट पॉइंट लिखो, थ्योरी वाला लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट
यहां पे हमारे छोटे छोटे बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएंगे। लिखो इतना, अब यहां लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब जब हम देखते हैं ना एक चीज के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका सिर्फ इतना याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होती है एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। बस यहां पे थ्योरी खत्म। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके, अब स्मॉल ई लिखो या कैपिटल ई लिखो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस क्या है, सैंपल स्पेस वाले सेट में कितने चीजें हैं, एन ऑफ ई क्या है, इवेंट वाले सेट में कितने एलिमेंट्स है, इन दोनों का डिवीजन ही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी जल्दी से देखते हैं, समझ आया इतना। ठीक है, अब अभी तक हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस है, वो चांसेस को ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद देखा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट वो चीज होगी जो एक वेल डिफाइंड रिजल्ट देगी। एक्सपेरिमेंट का नया चीज आया कौन सा, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, वो ऑपरेशन जो रिजल्ट देगा, लेकिन क्या क्या देगा वो मुझे ऑलरेडी पता है, एग्जैक्टली क्या आएगा वो कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स ऑलरेडी पता है। इन सारे पॉसिबल आउटकम्स को उठाओ और एक सेट में रखो, उस सेट को क्या बोला, सैंपल स्पेस। अब क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसमें कितनी चीजें आई उसको किससे दिखाया, एन ऑफ एस से। उसके बाद पढ़ा इवेंट। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से ही कुछ ना कुछ आएगा, क्या क्या आ सकता है उसको रखेंगे एक सेट में, उस सेट को क्या बोला, इवेंट। तो एग्जैक्टली क्या आएगा, जो भी आएगा कहां से आएगा, तो सैंपल स्पेस में से ही उठ के कुछ चीजें इवेंट में आएगी। अब जो जो चीज इवेंट में आई उसने क्या बनाया, इवेंट वाला सेट। इस इवेंट वाले सेट में कितनी चीजें आई उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, एन ऑफ ई से। अब एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस करो, आपको क्या मिलेगा, उस चीज की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो मैं क्वेश्चन में बोलूंगा ना वो समझ लेना ध्यान से, आपका अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी इधर ही समझ आएगा। फिलहाल यहां तक समझ आया। तो 5 चीजें पढ़ी, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस ऑफ ऑकरेंस, एक्सपेरिमेंट मींस जो रिजल्ट देगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट मींस क्या क्या देगा ऑलरेडी पता है, कौन आएगा वो कंफर्म, क्या क्या देगा उनको एक सेट में रखो, उस सेट को क्या बोला, सैंपल स्पेस, वहां से क्या मिलेगा, एन ऑफ एस। उसके बाद इवेंट का मतलब है एग्जैक्टली क्या आया, या फिर ये होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इट मींस इवेंट में वही चीज चलेगा जो सैंपल स्पेस में था, सैंपल स्पेस में से कुछ चीजें उठ के कहां आ जाएगी, इवेंट वाले सेट में। जब इवेंट वाला सेट बनाओगे वहां से क्या मिलेगा, एन ऑफ, फिर एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस करो तो क्या मिल जाएगा। अब लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहां से आपको अप्रोच समझ आएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, लिखो, A die is rolled। डाई क्या हुआ, मरा हुआ इंसान। ठीक है, तो डाइस प्लूरल होता है, एक डाइस को डाई बोलते हैं। आया समझ इतना, क्या लिखा, A die is rolled, what is the probability, A die is rolled, what is the probability of getting an odd number। आंसर जल्दी मिलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस चीज को और इस क्वेश्चन को अब समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ने क्या बोला, a die is, फिर what is the probability of getting an odd number। अब जो कह रहा हूं ना वो सुनो, पेन नीचे रखो और इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जब भी आप प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन देखोगे ना, हमेशा और हमेशा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के 2 हिस्से हो जाएंगे। जैसे इधर है, a die is rolled हुआ एक हिस्सा, सेकंड हिस्से में है what is the probability of getting a, तो 2 हिस्से तो कंफर्म होंगे ही होंगे। एक हिस्से में वो बोलेगा उसने क्या किया है, क्या किया है, किसको, तो एक हिस्से में लिख के होता है उसने क्या काम किया। उसने जो काम किया होगा इस काम से मिलेगा आपको सैंपल स्पेस। जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोला क्वेश्चन ने, a die is, मत पढ़ो आगे, a die is rolled का मतलब क्या है, एक डाइस को रोल किया, जो इसने काम किया वहां से क्या मिलेगा। अगर इसने एक डाइस को रोल किया, रिजल्ट क्या आएगा, एग्जैक्टली कौन आएगा वो कंफर्म
क्या क्या आ सकता है वो पता है। तो जल्दी जल्दी इस आधे हिस्से से, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में क्या लिख के होता है, इस काम से क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस से क्या मिलेगा, n ऑफ s। कुछ बात समझ आई? बनाओ सैंपल स्पेस। तो हम कहेंगे अगर एक डाइस को रोल किया क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और उसका मतलब ये हुआ कि n ऑफ s किसके बराबर है, 6 के। बात समझ आई? मत लिखो, मैं समझा रहा हूं, फिर मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। फिर से सुनो, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के कितने हिस्से होते हैं, एक हिस्से में क्या होता है, जो हिस्से में काम लिख के होगा वहां से क्या निकालोगे, और सैंपल स्पेस से क्या मिलेगा, हमें प्रोबेबिलिटी ही तो निकालनी है ना। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ, तो n ऑफ s तो कंफर्म है कितना, 6। तो हम कहेंगे मुझे नहीं पता है आंसर क्या है, लेकिन आंसर समथिंग बाय 6 है। कुछ समझ आया? क्योंकि 6 में से ही कुछ ना कुछ आ सकता है। समझ आई बात? तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के कितने हिस्से होंगे, एक हिस्से में काम से क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस से क्या मिला, n ऑफ s। प्रोबेबिलिटी वाली फॉर्मूला में यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होती है, n ऑफ e बाय n ऑफ s। n ऑफ s कितना आया, इतना समझ आया? ठीक है, अब आ जाएंगे दूसरे हिस्से पे। तो पहले हिस्से में काम था, दूसरे हिस्से में वो कुछ मांगेगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही चीज कहलाता है इवेंट। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, तो किंग इवेंट है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड इवेंट है। जिस चीज की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही क्या है, इवेंट। तो जिस चीज जो इसको चाहिए वहां से क्या निकलेगा, तो इवेंट से मिलेगा इवेंट वाला सेट, इवेंट वाले सेट से क्या मिलेगा, n ऑफ e। बहुत सिंपली कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कोई भी हो, फिर वो कॉइन्स वाले हो, डाइस वाला हो, कार्ड वाला हो, या बॉल एंड बैग प्रॉब्लम वाला हो, या कहीं का भी क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के सिर्फ दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में लिख के होता है काम, काम से मिलेगा सैंपल स्पेस। दूसरे हिस्से में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। जिस चीज की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वही क्या है, वही हमारा इवेंट है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इसने कुछ मांगा ना, जो चीज इसने मांगा वही इवेंट है। क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो इवेंट में क्या चलेगा, ऑड नंबर। बात समझ आई? तो इवेंट में क्या चाहिए, ऑड नंबर। तो इवेंट हमें बनाना है ऐसा जिसमें क्या हो, लेकिन इवेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज एनी सबसेट ऑफ। तो जब भी इवेंट बनाओगे कहां से देख के बनाओगे, सैंपल स्पेस से। बताओ अब इनमें से ऑड कौन है, 1 है, हाँ 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 भी है, चलेगा नहीं। अब बताओ कितने चले, तो हम कहेंगे n ऑफ e कितना आया, 3, तो वहां पुट करो। तो हमारा आंसर है कितना, 3/6। यहां तक कोई मैथ नहीं आया, मैथ अब आएगा 3 1s are 3, बस इतना ही मैथ आता है इस प्रोबेबिलिटी में। तो आंसर कितना आया, बाकी सारा कंसेप्ट है। तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। एक हिस्से में काम होगा, दूसरे हिस्से में वो मांगेगा, काम से मिलेगा सैंपल स्पेस, और जिस चीज की उसने प्रोबेबिलिटी मांगी वही क्या है, इवेंट। तो इवेंट में कौन आया, अब इवेंट कहां से देखोगे, इवेंट हमेशा सैंपल स्पेस में से कुछ बंदे उठ के आएंगे। कुछ बंदे उठ के आने का मतलब यह है मे बी एक ही आएगा, मे बी एक से ज्यादा आएंगे, और कभी कभी ऐसा हो सकता है सारे भी आएंगे। कुछ समझ आया? लिखो अब इतना, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम आते हैं पहले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, ठीक है। लिखो फिलहाल इतना। मुफ्त के मार्क्स है ये, बिल्कुल बहुत आसान है, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा इस चैप्टर को, और मैथ मैं फिर से कह रहा हूं बहुत कम है, तो जिसका थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मैथ से, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। आया समझ? बढ़े हम इसके आगे।
एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब इतना याद रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा क्वेश्चन के दो हिस्से हो जाएंगे। लिखा इतना? अब क्या समझ आया? शाबाश। हमें यह चीज समझ आई कि जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा दो हिस्से हो जाएंगे क्वेश्चन को, एक हिस्से में काम, वहां से क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस। दूसरे हिस्से में इसको कुछ चाहिए, जो इसको चाहिए उसी को क्या कहेंगे? इवेंट। लेकिन इवेंट कहां से बनाओगे? सैंपल स्पेस से। तो जब अभी थोड़े से कुछ पहले पहले क्वेश्चंस करोगे ना, हमेशा आपके क्वेश्चन के आंसर में सैंपल स्पेस वाला सेट होना चाहिए और इवेंट वाला सेट होना चाहिए। लेकिन इवेंट वाला सेट कहां से देखोगे? फिर यहां से मिलेगा n ऑफ s, यहां से मिलेगा n ऑफ e। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होगा? n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ, लिखो अब क्वेश्चन एक, ठीक है। ए डाई इज रोल्ड, फिर से क्या किया? एक डाई को रोल किया। ए डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number, what is the probability of getting a number that is factor of 12? मुझे एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो क्या होगा? फैक्टर ऑफ 12। बाद में इसको जो चाहिए वो देंगे। पहले बताओ क्या किया? क्या इसने काम किया है ना, तो जो इसने काम किया वहां से क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस। बताओ एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही है। इट मींस n ऑफ s कितना मिला? 6। तो आधा काम तो हो गया, आधा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने, जब भी ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन होगा इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्से में काम है, काम से क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस, वहां से मिलेगा n ऑफ s। इतना समझ आया? अब आगे आप करो। क्वेश्चन ने क्या कहा? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ 12। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी है उस नंबर की? वो नंबर होना क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ। तो इवेंट में क्या चलेगा? जो चीज इसको चाहिए या जिस चीज की इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए उसी चीज को क्या बोलेंगे? इवेंट। तो हम यहां लिखेंगे इवेंट जो है वो होना चाहिए कौन? फैक्टर ऑफ 12। अब फैक्टर ऑफ 12 भी होता है, वो चलेगा? नहीं। अब हमें देखना है उनमें से कौन कौन है फैक्टर। फैक्टर किस चीज को बोलोगे? जो फैक्टर ऑफ 12 का मतलब है जो 12 को डिवाइड करेगा। तो फैक्टर का मतलब होता है विच डिवाइड्स। बात समझ आई? तो अब बताओ 12 को कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा? 1 हर किसी का फैक्टर होता है। 2 करेगा? 2 भी। 3 भी फैक्टर है। 4 भी फैक्टर है। 5 नहीं चलेगा। 6 है। बताओ कितने चले? 5। तो n ऑफ e में चला 5। अब हम वही चीज कहेंगे कि 6 में से 5 चले। 5 आउट ऑफ 6 हमारा आंसर है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होती है n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ, बताओ n ऑफ e क्या है? 5। n ऑफ s क्या है? तो हमारा आंसर बनेगा कितना? 5/6। अब ये दो क्वेश्चंस इसलिए सिखाए ताकि आपको समझ आए कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। और अब ये याद रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के कितने हिस्से होते हैं? एक हिस्से में क्या होता है? काम से क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस से क्या मिलेगा? n ऑफ s। दूसरे हिस्से में वो प्रोबेबिलिटी मांगता है, जिस चीज की उसने प्रोबेबिलिटी मांगी वही क्या है? और इवेंट जब भी बनाओगे तो कहां से देख के बनाओगे? सैंपल स्पेस में से कुछ बंदे उठ के इवेंट में जाते हैं। कुछ का मतलब क्या है? या तो एक, या तो 2-3, या तो सारे भी हो सकते हैं। फिर हमें पता चलेगा कितने आए, कितनों में से, वही हमारी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? अब n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s। यहां तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं अपने 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करने के लिए। अब हमारे 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या थे? शाबाश। 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या थे? कॉइन्स, फिर डाइसेस, फिर कार्ड, उसके बाद वो बाद में देखते हैं। लिखो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो ये हम पढ़ेंगे आज पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो बेस किस पे होते हैं?
कॉइन्स पे। अब बहुत आसान सी कहानी है, लेकिन जब धीरे धीरे करके 2-3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना, फिर कुछ बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां आगे भी आती है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल एक बेसिक सा क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लिखो अ कॉइन इज टॉस्ड। ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड। मैं जितना पढ़ाऊंगा ना उससे बाहर कुछ नहीं है, इसलिए बस बेसिक्स अच्छे से क्लियर करो, ठीक है। A coin is tossed. What is the probability of getting a head? करो खुद। ठीक है, एक कॉइन पे लगभग कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है और ना ही पूछेगा इतना आसान। आंसर मिला? क्या है आंसर? 1/2। तो अगर कभी पूछा भी जबानी बोलना 1/2 आंसर है। अब हम कहेंगे इसने क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया, यही तो काम है। यहां से मिलेगा सैंपल स्पेस। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल। उसका मतलब हो गया n ऑफ s कितना आया, 2, हो गया आधा काम। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जो इसको चाहिए वही क्या होता है, या जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वही क्या है, इवेंट। तो इवेंट में क्या चाहिए, हेड। इवेंट कहां से देख के बनाओगे, क्या ये हेड है तो नहीं चलेगा, ये है तो चलेगा। बताओ कितने बंदे आए इवेंट में, एक, तो n ऑफ e कितना बना, 1। कितनों में से, 2 में से, तो 1 आउट ऑफ 2 हमारा आंसर है। या फिर मैं कहूंगा लिख के कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ e है 1, n ऑफ s है 2। हमारा आंसर कितना बना, 1/2। समझ आई कहानी, इतना आसान है। अब क्वेश्चन पूछे a coin is tossed, what is probability of getting head, आंसर क्या है, what is probability of getting tail, तब भी आंसर 1/2 है। इसलिए 1 कॉइन पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो कह रहा हूं उस पे क्वेश्चंस पूछे हैं, ये नहीं पूछेगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 coins are tossed together. 2 coins are tossed together. इसको इंपॉर्टेंट लिखो क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं। 2 coins are tossed together. What is the probability of getting, what is the probability of getting head, what is the probability of getting head on both coins। मैंने 2 coins को टॉस किया, दोनों पे क्या आना चाहिए, हेड। खुद करो, शाबाश। और अभी कॉपी पे लिख रहे हो ना तो पूरा लिखो, क्योंकि फिर पता नहीं 5-6 महीनों के बाद कब एग्जाम होगा, ठीक है, फिर उस टाइम समझ नहीं आएगा आंसर कहां से लिखा। इसलिए सैंपल स्पेस भी बनाओ, इवेंट भी बनाओ, आंसर भी लिखो अच्छे से। किन दोनों के लिए, हाय 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 हाय, यही तो समझने की जरूरत है। काम 2 किए हैं कि 1, काम एक ही है, 2 नहीं है। 2 कॉइन्स को टॉस किया है, एक साथ टॉस किया है, समझ आया, शाबाश। क्या है आंसर, 3/4 है कि 1/4 है। अब इधर देखो ध्यान से, क्या हो गया है तुम लोगों को। सुनो, पहले क्या करोगे, शाबाश, जिसको समझ नहीं आया वो अब यहां समझो ध्यान से। कितने कॉइन को टॉस किया, अलग अलग के एक साथ, एक साथ का मतलब ये थे 2 कॉइन्स, दोनों को टॉस किया ना। अब जब दोनों को टॉस किया इट मींस इस पे आएगा हेड, इस पे आएगा, वो 2 केसेस है कि एक, अगर इस पे हेड आया इस पे हेड आया, ये 2 केसेस है कि एक ही केस बनेगा, ये एक ही केस बनेगा। तो जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे हमारा सैंपल स्पेस ऐसा चलेगा, ये थे वो 2 कॉइन्स, समझ लेना ध्यान से। 2 कॉइन को टॉस किया, रिजल्ट एक ही आएगा जब दोनों पे देखूंगा, कुछ ऐसे, इस पे क्या आया, इस पे भी क्या आ सकता है, ये 2 रिजल्ट है कि एक, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों पे क्या आएगा, हेड हेड। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस पे आया हेड, इस पे आया, या फिर इस पे आया टेल, इस पे आया
इस पे आया टेल, इस पे आया, ये 8 केसेस है कि 4? ये 4 ही केसेस है। तो ये याद रखना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इसलिए हम कहेंगे एन ऑफ एस का वैल्यू आएगा 4। कुछ बात समझ आई? अकल यूज करो। और ये तो टिप ऑफ द टंग, अब याद रहना चाहिए। अब आप पहली बार आज पढ़ रहे हो कोई मसला नहीं, लेकिन जब 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे एक साथ, 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस अब कितना होता है, कैसे वो याद रखना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब आ जाओ इवेंट पे। इवेंट में क्या मांगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन? बोथ पे हेड आना चाहिए। अब बताओ, ये बोथ पे हेड है, तो बोथ हेड का मतलब दोनों पे हेड आना चाहिए। तो ये चला, ये चला, ये चल सकता है, दोनों पे हेड है, एक ही पे है, तो ये नहीं चलेगा। ये चलेगा, ये चलेगा, तो कितने चले, कितनों में से? 1 आउट ऑफ 4 आंसर है। तो यहां हम कहेंगे एन ऑफ ई 1 है। अब लिखो नीचे, कोई इशू नहीं, कॉपी जाया होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है, एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ ई, क्या आया 1 आउट ऑफ, तो हमारा आंसर कितना है 1/4। ठीक है, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है, इतना तो पता होना चाहिए। अब इस पे जरा फोकस करो। यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर का मतलब ये थी वो 2 कॉइन्स। इसको अलग से टॉस करना है, इसको अलग से टॉस करना है, वो नहीं करना है, दोनों को क्या करना है, एक साथ जब टॉस करूंगा होगा क्या, या तो इस पे हेड आएगा, इस पे भी हेड आएगा, इस पे हेड, इस पे टेल, इस पे टेल, और इस पे टेल, इस पे भी टेल। आया समझ? अब जो कह रहा हूं वो सुनो। इसमें इंग्लिश क्या लिख के था, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, कभी कभी इंग्लिश में लिख के होगा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, जैसे यहां लिख के था। कभी कभी लिख के होता है ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें मैंने दोनों कॉइन्स को पकड़ा, एट अ टाइम टॉस किया। ये वाला क्वेश्चन था, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अब मेरे पास एक ही कॉइन है, एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं कितनी बार, तो एक बार किया और एक बार किया। शक्ल से ये दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन सॉल्व एक ही तरीके से हो जाएंगे। अब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करो, हमारे लिए बात एक ही है। समझ आया? तो इसका टेंशन नहीं लेना है। कभी कभी आपके इंग्लिश में बुक है ना, क्वेश्चन में ये इंग्लिश लिख के होगा 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। कभी कभी क्या लिख के होगा, एक ही कॉइन है लेकिन कितनी बार टॉस किया। तो यहां 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर का मतलब था ये पहली कॉइन थी, ये यहां बोलते थे फर्स्ट कॉइन, यहां सेकंड कॉइन। इस केस में बोलेंगे पहली बार और दूसरी बार, बात एक ही है। समझ आया? अब मैं कहूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर या ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, बात एक ही होती है, हमारे आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन समझ आया? अब अगर इसी क्वेश्चन में बोथ हेड की जगह बोथ टेल होता, तो तब जाके सिर्फ ये चलता। कितनों में से? 4 में से हमारा आंसर क्या बनेगा 1/। अब मैं ये कह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, हमें इन 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस जबानी याद होना चाहिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अभी तक जितना भी पढ़ा ये बेसिक था, लेकिन अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, इस क्वेश्चन में आप कंफर्म कुछ गलत ही कर लोगे। जब गलत करोगे फिर समझ लेना कि सही क्या था। लिखो क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब ये एक कॉइन का क्वेश्चन है कि 2 कॉइन्स का? ये एक कॉइन का क्वेश्चन है कि 2 का? ध्यान से देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस मतलब ये एक कॉइन है कि 2 कॉइन्स है? अब कॉइन एक है लेकिन कितनी बार किया, तो अब ये एक कॉइन का मसला है कि 2 कॉइन्स का? ये अब 2 कॉइन्स का मसला है। ठीक है, अब ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस का मतलब है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, तो ये 2 कॉइन्स का मसला है ना कि एक का। ठीक है, तो सैंपल स्पेस 2 चलेगा कि 4? 4। आगे लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a head, what is the probability of getting a head? ले लो टाइम, करो आराम से। अब सुनो, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इधर फोकस करो। क्वेश्चन ने बोला ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब मेरे लिए ये एक कॉइन एक ही कॉइन है कि ये एक कॉइन 2 बार टॉस हुई? एक कॉइन, तो ये कौन सा केस है, हेड टेल वाला कि 4 वाला?
तो ये एक कॉइन टॉस हुई है ना 2 बार, इट मींस पहली बार टॉस हुई थी और दूसरी बार टॉस हुई थी। इट मींस यहां जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ऐसा बनेगा, पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल। और कुछ हो सकता है? अब ये कौन सा बन गया? ये बन गया ना वही वाला, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। अब मैं कहूं 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, या मैं कहूं अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, शॉर्ट में मतलब आया ये 2 कॉइन्स वाला मसला है। कुछ समझ आया? इतना समझ आया? अब जो कह रहा हो ना उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने कहा था a coin is tossed twice, इसने किया था काम, हमने उस काम का रिजल्ट देखा, n of s कितना आया? 4। बात समझ आई? इट मींस हमारा आंसर समथिंग डिवाइडेड बाय 4 है। इतना समझ आया? अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ने कहा इवेंट में क्या चलना चाहिए? जिस चीज की इसको प्रोबेबिलिटी चाहिए वही क्या होता है? जिस चीज की इसको प्रोबेबिलिटी चाहिए वही क्या है? तो इवेंट में क्या चाहिए? अहेड। ए क्या हुआ? शाबाश। तो इसको चाहिए एक हेड। अब अगले 2 मिनट में जो मैं कह रहा हूं उस पे फोकस करना, क्योंकि यही एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का गलत करवाता है क्वेश्चन। अब बताओ ये अहेड है? नहीं, तो ये इवेंट में नहीं चलेगा। ये अहेड है? क्योंकि एक हेड है। ये अहेड है? हाँ, क्योंकि एक हेड। तो जब मैं इवेंट वाला सेट बनाऊंगा ये चलेगा कौन? TH। ये भी चलेगा कौन? HT। अब मसला है ये चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या ये अहेड है? जो एक हेड है ना, हेड है ना। अब ये इवेंट में आएगा कि नहीं आएगा? मसला इतना ही है, और यही चीज हमें सीखनी है, वरना आप इतना तो घर में भी पढ़ सकते थे। लेकिन अब अगले 2 मिनट वाली कहानी ध्यान से सुनो। हेड के आगे क्या लिखे हैं? ए मींस, तो मैं यहां लिखूंगा इवेंट में चाहिए था एक हेड। तो मैंने यहां देखा यहां कोई हेड नहीं था, यहां एक हेड था, यहां पे भी एक हेड। अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा वो सुनो। जब अहेड लिख के था ना, इसके आगे एट लीस्ट या एट मोस्ट लिख के था कुछ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग? आज ही हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट अहेड, फिर एट मोस्ट अहेड। मुझे बताओ इस अहेड के आगे एट लीस्ट या एट मोस्ट लिख के था? नहीं था ना। तो अहेड का मतलब कम से कम एक हेड है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड है कि एक ही हेड है? इसका मतलब कैटेगोरिकली इतने ही। बात समझ आई? अब बताओ ये कितने हेड है? ये 0 हेड है। ये क्या है? 1 हेड। ये भी क्या है? ये 1 हेड है कि 2 हेड है? ये तो नहीं चलेगा। तो इवेंट में सिर्फ 2 बंदे चले, तो n ऑफ e का वैल्यू क्या आएगा? 2। अब वेट करो, क्योंकि आपको नहीं पता तो गलत किया, अच्छा किया। यही चीज मैं कह रहा था, एक बार गलती करो। अब बताओ n ऑफ e का वैल्यू क्या आएगा? 2। n ऑफ s का वैल्यू क्या है? आंसर क्या बना? 1/2 हमारा आंसर है। अब फिर से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं। यहां क्या लिखे हैं? हेड के आगे या टेल के आगे या किंग के आगे या क्वीन के आगे या ब्लैक व्हाइट के आगे या किसी के भी आगे अगर नंबर है ना, इट मींस पर्टिकुलरली इतना ही, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। अगर एटलीस्ट एट मोस्ट लिख के होता फिर एक नई कहानी थी। यहां एटलीस्ट एट मोस्ट नहीं लिखे हैं, यहां क्या लिखे हैं? अहेड का मतलब क्या है? कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड के हेड एक ही। तो अहेड का मतलब ओनली एंड ओनली 1 ही हेड होता है, या कैटेगोरिकली एक ही हेड होना चाहिए। कुछ समझ आया? अब आप जैसे अनजान बच्चे क्या करते हैं, सर अहेड है चलेगा, सर अहेड है चलेगा, सर इसमें भी अहेड है, एक हेड तो है ये भी चलेगा, लेकिन ये यहां नहीं चलेगा। तो कितने चले? सिर्फ कितनों में से? 4 में से। अब आगे जब हम पढ़ेंगे ना एट लीस्ट एट मोस्ट, वहां कुछ अलग कहानी होती है। लेकिन यहां अगर अहेड लिख के हैं इट मींस एक ही हेड है। ठीक है, अब इस पे जरा फोकस करो। हो गया ये क्वेश्चन? आया समझ? अब फिर से सुनो। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, लेकिन क्वेश्चन के 2 हिस्से हुए थे। एक हिस्से में किया था काम, काम से क्या मिला? सैंपल स्पेस। दूसरे हिस्से में मांगी प्रोबेबिलिटी। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी वही क्या है? जिस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी वही क्या होता है? इवेंट। और इवेंट में जब भी हेड, टेल, किंग, क्वीन, ब्लैक, व्हाइट के आगे नंबर होगा, इट मींस पर्टिकुलरली उतना ही। अब ये हेड है?
नहीं, इसमें एक हेड है चलेगा, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, ये अहेड है कि टू हेड्स है, तो ये नहीं चलेगा। समझ आया? आई बात समझ? अब मैं ये वाली कहानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो, ये अलग अलग 2 कहानियां हैं कि एक ही कहानी है? ये हमारे लिए एक ही कहानी है। समझ आया? अब मुझे बताओ 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इन 4 को आप यही लैंग्वेज में बोलना चाहो तो बोल सकते हो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर इन्हीं 4 को हम इन टर्म्स ऑफ हेड कुछ ऐसा कह सकते हैं। बताओ ये कितने हेड है? तो इनको 2 हेड कहेंगे। ये 1 हेड है, ये 1 हेड है, ये कितने हेड है? नो हेड या 0 हेड। तो इसको हम 0 हेड या फिर 0 हेड या नो हेड कह सकते हैं। बात समझ आई? और इसको क्या कहा? कितनी कॉइन्स थी? तो दोनों बार क्या आया? हेड। इसको आप 2 हेड्स कहो या ऑल हेड्स कहो, बात एक ही है। बात समझ आई? थोड़ा थोड़ा समझ आया मैं बोल क्या रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां देखो, इन्हीं 4 को मैं इन टर्म्स ऑफ टेल भी बोल सकता हूं। इन 4 को हम इन टर्म्स ऑफ टेल क्या कहेंगे? बताओ ये कितने टेल है? तो इसको बोलेंगे 1 टेल। बात समझ आई? ये कितने टेल है? ये भी 1 टेल है। ये कितने टेल है? तो अब इनको आप 2 टेल्स कहो या ऑल टेल्स कहो, बात एक ही है। और यहां बताओ ये कितने टेल्स है? तो यहां कहेंगे 0 टेल या फिर नो टेल। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में होगा एक कॉइन 2 कॉइन्स को टॉस किया, दोनों बार टेल आना चाहिए, तो दोनों बार टेल एक ही बार आता है।